नमस्कार, मैं रवीश कुमार। हम हिमाचल प्रदेश को कितने जल्दी भूल गए, मगर प्रकृति ने नागपुर के जरिए याद दिला दिया है। पिछले 9 साल की प्राकृतिक आपदाओं को आप पलट कर देखेंगे तो पता लगेगा कि इनका आना बढ़ता ही जा रहा है। चाहे लू की लहर हो या सूखा या फिर अतिवृष्टि, इनके कारण आने वाली तबाही को अब आसमानी अभिशाप मानने की गलती नहीं कर सकते। इनके आने में भी और आने के बाद होने वाली तबाही में भी इंसानों की लालच और लापरवाही का हाथ है। हमारी राजनीति हर दिन ऐसे सवालों को पीछे कर आपको विकास के सपनों में भटकाती रहती है। जिन कारों से आपको विकास की तस्वीर दिखाई जाती है, अब उन्हीं कारों के बह जाने वाले वीडियो से आपदा की तस्वीर दिखाई जाती है। यानी कारें दोनों जगह मौजूद हैं, विकास में भी और आपदा में भी। हम हर दिन इस संकट के कारणों का विस्तार कर रहे हैं। नतीजा, इन्हें दूर करने के लिए जो पैसा चाहिए वो अब कम पड़ता जा रहा है। कहीं सीमित तो कहीं असीमित तबाहियों के बीच हम भूलने के सहारे आपदा से निपट रहे हैं। प्राकृतिक आपदा पर हमारी यह रिपोर्ट मुकम्मल नहीं है, ना हो सकती है। बस उस जिद का हिस्सा है कि इसकी बात होनी चाहिए और आपको भी देखना चाहिए और इसकी बात करनी चाहिए। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि नुकसान आपका ही होने वाला है। बाईस सितंबर की रात नागपुर में 3 से 4 घंटे के भीतर इतना पानी बरस गया कि नाग नदी का पानी शहर के एक हिस्से में घुस गया। नजदीक के वाड़ी परिसर में 229 मिलीमीटर पानी बरसा। इसका पानी भी नाग नदी और अंबाझरी तालाब में आ गया। नतीजा यह हुआ कि शहर के एक बड़े हिस्से में पानी भर गया। लोकमत समाचार ने लिखा है कि 10,000 घरों में पानी घुसा है। पानी के साथ साथ तमाम घरों में कीचड़ भी घुस गया है। जब 23 सितंबर की सुबह नागपुर की नींद टूटी, तब लोगों ने देखा कि रास्तों पर डूबने के बराबर जितना पानी भरा हुआ है। बसों का आधा हिस्सा डूबा हुआ है, स्टेशन का इलाका भी पानी से भर गया है और कारें तैर रही हैं। यह सब लोगों ने देखा और वीडियो बनाकर वायरल करना शुरू कर दिया। वीडियो बनते ही लोगों के भीतर आपदा को जानने समझने की इच्छा समाप्त हो जाती है। वे केवल अपने भय को फॉरवर्ड कर देते हैं दूसरे के इनबॉक्स में। जबकि स्थिति ऐसी थी कि बाढ़ से बचाने के लिए 400 लोगों को निकालना पड़ा। नागपुर में अब स्थिति सामान्य है, मगर शहर की सफाई का काम चल रहा है। इस शहर में पानी इसलिए भी भरा क्योंकि शहर के भीतर का ढांचा इसके लिए तैयार नहीं था। नालों की सफाई नहीं हुई थी। मगर पानी ज्यादा इसलिए आया कि इसके आसपास के इलाकों में भी भयंकर बारिश हुई। अंबाझरी तालाब में पानी भरने और नाग नदी का क्या आलम है, इस पर अंग्रेजी में विस्तृत रिपोर्ट कम मिली है। पता चलता है कि अंग्रेजी मीडिया भी जलवायु परिवर्तन के सवालों से दूर होता जा रहा है। आप नागपुर से जुड़ी खबरों को पढ़ेंगे तो नेताओं और आम आदमी के बयानों से लेकर पत्रकारों की रिपोर्ट में आपदा की कोई गहरी समझ नहीं दिखाई देगी। इसके भयंकर होते जाने में विकास प्राधिकरणों, आयोगों, निगमों और तरह तरह की योजनाएं बनाने वालों ने किस तरह की अनदेखी की है, जनता ने कैसे इन सवालों को अनदेखा किया है, इन सब बातों को लेकर कोई समझ नहीं बनती है, ना अखबार बनाते हैं। नतीजा यह होता है कि नागरिक समाज आगे के लिए खुद को तैयार नहीं कर पाता है और उसमें अपनी गलतियों में सुधार की समझ भी पैदा नहीं होती है। जनता धर्म की रक्षा के नाम पर राजनीति पैदा कर रही है और उसी के बकवास में व्यस्त है। आपदा प्रबंधन के नाम पर नियॉन साइन वाले जैकेट पहनकर कुछ बहादुर जवानों का वीडियो हमें भरोसा तो जरूर देता है कि इनके होते ही हम बचा लिए जाएंगे, लेकिन इनकी संख्या भी सीमित है, याद रखना चाहिए। नागपुर से पहले एक और बाढ़ की चर्चा हो रही थी दबी जुबान में, मगर गोदी मीडिया की दीवार के कारण उस पर विस्तार से रिपोर्टिंग नहीं हुई। आपदा हर तरह से राजनीतिक होती है। जब तक हम इसे राजनीतिक नहीं बनाएंगे, इसके कारणों की जड़ तक नहीं पहुंच सकते। एक घटना का जिक्र गोदी मीडिया के कारण जनता के बीच नहीं हुआ। गुजरात के विपक्षी दलों का आरोप है कि बीते 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 73वें जन्मदिन पर उन्हें खुश करने के लिए सरदार सरोवर बांध में नर्मदा नदी के पानी को 2 दिनों तक रोक कर रखा गया।
इसके बाद करीब 18 लाख क्यूसेक पानी एक साथ छोड़े जाने से राज्य के 5 जिलों में बाढ़ आ गई। भरूच जिला इससे सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। इसे मानव निर्मित आपदा बताते हुए विपक्षी दलों ने कहा कि अधिकारियों ने जानबूझकर जलाशय को ओवरफ्लो कर दिया और एक ही बार में पानी छोड़ा, जिससे लाखों लोग प्रभावित हुए और बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। पहले ही तेज बारिश के कारण नदियां, तालाब, झीलें उफान पर थीं। 18 सितंबर को अहमदाबाद में मीडिया को संबोधित करते हुए कांग्रेस प्रवक्ता मनीष दोशी ने कहा कि मध्य प्रदेश में भारी बारिश और नर्मदा बांध में जलस्तर के प्रति घंटे निगरानी के बावजूद अधिकारियों ने 15 और 16 सितंबर को पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं छोड़ा और किसी को खुश करने के लिए 17 सितंबर तक बांध के ओवरफ्लो होने का इंतजार करते रहे। इससे भरूच, चाणोद और करनाली समेत निचले इलाकों में जो कस्बे हैं, जो शहर हैं, वहां बाढ़ आ गई। गुजरात सरकार में मंत्री ऋषिकेश पटेल ने कहा कि केंद्रीय जल आयोग के सभी मानदंडों का विधिवत पालन किया गया था। पत्रकारों ने खास तौर पर पूछा कि पिछले 3 साल से प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर ही नर्मदा का पानी उच्चतम स्तर पर क्यों पहुंच जा रहा है, तो उन्होंने कहा यह सवाल कुदरत से पूछें। तो एक सवाल यह भी उठता है कि केंद्रीय जल आयोग का यह कौन सा मानदंड है कि एक साथ 18 लाख क्यूसेक पानी को छोड़ा जा सकता है। इस वक्त भारत ही नहीं, दुनिया भर में तरह तरह की आपदाओं की खबरें छाई हुई हैं। जुलाई के महीने में अमेरिका और यूरोप में गर्मी के रिकॉर्ड टूट रहे थे, तो सितंबर के महीने में अतिवृष्टि ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। बल्कि आपदा की रिपोर्टिंग का यह अहम हिस्सा होता जा रहा है कि 100 साल का रिकॉर्ड टूट गया, 150 साल का रिकॉर्ड टूट गया, 50 साल का रिकॉर्ड टूट गया। ऐसा लग रहा है कि पिछले 1-2 साल से प्रकृति अपनी आपदाओं का नया बेंचमार्क बना रही है। अब तो लोग रिकॉर्ड टूटने के नंबर से भी सामान्य और उदासीन होने लगे। लीबिया और ग्रीस में स्टॉर्म डेनियल की तबाही आई, उसे लेकर भारत में कितनी कम चर्चा हुई, जबकि उसी तरह की तबाही के पर्याप्त कारण भारत में भी मौजूद हैं। 10 सितंबर को लीबिया में 24 घंटे के भीतर 400 मिलीमीटर बारिश हो गई, जहां एक साल में 540 मिलीमीटर बारिश हुआ करती थी। डेरना नाम का शहर तबाह हो गया। इतनी बारिश हुई कि यहां के 2 डैम ध्वस्त हो गए। 2002 से ही इस डैम का रखरखाव ठीक से नहीं हो रहा था। लीबिया में गृह युद्ध के कारण हालत खराब है। वहां किसकी सरकार है यही पता नहीं। कई तरह के मिलिशिया ग्रुप सक्रिय हैं। इसलिए इन चेतावनियों के बाद भी लोगों को तैयार नहीं किया जा सका कि इस स्थिति में क्या करना है। पानी का प्रवाह इतना तेज था कि सब कुछ बह गया। मरने वालों की संख्या कहीं 11,000 है, कहीं 14,000, कहीं पर 20,000 है। अब बाढ़ का पानी उतर रहा है तो जगह जगह शव दिखाई देने लगे हैं। लीबिया की तबाही से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जलवायु परिवर्तन के कारण जो तबाहियां आ रही हैं हमारे लिए क्या संदेश दे रही हैं, क्या लेकर आ सकती हैं। लीबिया की घटना को लेकर जलवायु परिवर्तन बहस के केंद्र में है दुनिया भर में। समंदर गर्म होता जा रहा है, इस कारण चक्रवाती तूफानों में पानी ढोने की क्षमता बढ़ती जा रही है। यही कारण है कि बारिश का प्रकोप ज्यादा है। लीबिया में 1 साल का पानी 1 दिन में बरस गया और ग्रीस में 18 महीनों में जितना बरसता है उतना पानी 24 घंटे में बरस गया। ग्रीस में डैनियल तूफान का प्रकोप है। आम तूफानों से अलग इसे मेडिकेन कहा जाता है। ये पहले दुर्लभ हुआ करते थे, अब बढ़ने लगे। ग्रीस में ऐसे भी इलाके थे जहां 10-12 घंटों के बीच करीब करीब 2 फीट बारिश हो गई। यूरोप के अन्य इलाकों में हीट वेव चल रही थी और ग्रीस में बाढ़। तुर्की और बुल्गारिया में भी इसका असर काफी कुछ देखने को मिला। कुछ दिन पहले तक ग्रीस के जंगलों में भीषण आग लगी हुई थी। इसी समय में ब्राजील में भी बाढ़ आई हुई है। कुछ इलाकों में 24 घंटों के भीतर 1 फीट बारिश हुई है। इसके कारण भूस्खलन की कई घटनाएं हुई हैं और अब तक करीब 50 लोगों की मौत हो चुकी है। चीन में चक्रवाती तूफान के कारण हांगकांग में 140 साल के बारिश का रिकॉर्ड टूटा है। अगर आप इन खबरों के जरिए देखेंगे तो यह दुनिया एक ही समय में अतिवृष्टि, अति गर्मी जैसी आपदा की शिकार लगती है।
2005 में मुंबई में भी ऐसा ही हुआ। इतना पानी बरस गया कि 1000 लोग मर गए। 2015 में चेन्नई में यही हुआ। इतना पानी कम समय में बरसा कि शहर डूब गया, 80 लोग मर गए। सबको पता था कि यह तबाही बारिश के कारण नहीं, विकास योजनाओं के जरिए तालाबों और झीलों के अतिक्रमण से आई है। बारिश का पानी जहां जाकर जमा होता है वहां पर अब कॉलोनियां बना दी गई हैं। जाहिर है मकानों को डूबना ही था। 2019 में पटना के कंकड़बाग और एसके पुरी जैसे इलाकों में 6 फीट तक पानी भर गया। नालों में जमाव के कारण पानी उतरा ही नहीं। हर शहर की खबरें आप उठाकर देखिए, आपको यही सब पढ़ने को मिलेगा कि नालों की सफाई नहीं हुई और पानी की निकासी का सिस्टम नहीं बनाया गया, नदियों और तालाबों को भर दिया गया। हर जगह कारणों में आपको एक प्रकार की समानता नजर आएगी। 2013 में उत्तराखंड में भयंकर बारिश के बाद अब हर साल ही इस तरह का प्रकोप देखने को मिल रहा है। 2018 में केरल में सामान्य से करीब दुगनी बारिश हो गई। ऐसी भयंकर बाढ़ आई कि करीब 500 लोग मर गए और बुनियादी ढांचों को भारी नुकसान पहुंचा। उस समय राज्य के मुख्यमंत्री 20,000 करोड़ तक का नुकसान बताया करते थे। 2014 में झेलम नदी में आई बाढ़ ने तबाही मचा दी कश्मीर में, श्रीनगर में। अतिवृष्टि का आलम यह है कि किसी भी शहर में भयंकर तबाही आ सकती है। इस साल राजस्थान के 14 जिलों में अतिवृष्टि हुई है। पिछले साल अगस्त 2022 में राजस्थान के 17 जिलों में अतिवृष्टि हुई, यानी कम समय में ज्यादा बारिश हुई। 2022 में पाकिस्तान में भयंकर बाढ़ आ गई। 3.5 करोड़ लोग इससे प्रभावित हुए, 1700 से अधिक लोग मर गए और 80 लाख लोगों को विस्थापन झेलना पड़ा। 15 लाख लोग टेंट में रहने के लिए मजबूर हुए। खेती प्रधान देश है, वहां पर 9 लाख से अधिक मवेशी मर जाएं तो कितने लोगों की कमाई का जरिया खत्म हो जाता है। करीब 20 लाख घर तबाह हो गए। 90 लाख एकड़ खेती जमीन खराब हो गई। 30 अरब डॉलर से भी ज्यादा का नुकसान बताया गया। इसके पीछे पिघलते ग्लेशियर और भारी बारिश दोनों का हाथ बताया गया। बाढ़ के बाद बीमारियां भी फैलती हैं, कुपोषण होता है, कमाई के जरिए खत्म हो जाते हैं, उसका हिसाब अलग। यानी आपदा के बाद भी आपदा जारी रहती है। दिल्ली भारत की राजधानी है, मगर फिर भी इस शहर ने जलवायु परिवर्तन के खतरों से निपटने के मामले में कोई आदर्श पेश नहीं किया है। हवा में प्रदूषण को लेकर कई साल से विवाद ही चल रहा है, मगर कुछ खास नहीं हुआ। इस साल दिल्ली ने भी अतिवृष्टि के कई इशारे देखे हैं। अक्सर हम यमुना को केवल दिल्ली से जोड़ते हैं, उसके किनारों का अतिक्रमण बहुत भयानक है। सरकारें यही नहीं रोक सकी अभी तक। केवल इसे मशीन से साफ नहीं किया जा सकता, हमें इसके मैदानों को लौटाना होगा ताकि नदी भी खुद से अपनी सफाई करती रहे। हथनी कुंड से लेकर ओखला तक की दूरी 200 किलोमीटर से अधिक है। हम चंद किलोमीटर की चिंता कर यमुना को नहीं बचा सकते, ना दिल्ली में बाढ़ के खतरे को टाल सकते हैं। अतिवृष्टि के कारण यमुना से लगे रिंग रोड पर इस तरह से पानी भर गया। यही नहीं, रिंग रोड से लगे सिविल लाइंस इलाके में भी पानी भरा। यहां के लोगों को कई घंटे तक बिना बिजली पानी के रहना पड़ा, जबकि यह दिल्ली का बेहद पॉश इलाका माना जाता है। यहीं पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का घर भी है। लोगों ने केवल यमुना का प्रकोप नोट नहीं किया, बल्कि यह भी देखा कि किस तरह इसके मैदानी हिस्सों में अतिक्रमण के कारण पानी भरा है। पानी के फैलने और निकलने के रास्ते बंद हो गए। यमुना नदी के किनारे का इलाका बाढ़ से पहले लू की लहरों की चपेट में था। दिल्ली के आगे हरियाणा के बड़े हिस्से में गेहूं की फसल को खासा नुकसान पहुंचा। यमुना में पानी के लेवल का 45 साल का रिकॉर्ड टूटा है। 6 सितंबर 1978 को यमुना का जलस्तर 207 मीटर रिकॉर्ड किया गया। इस जुलाई में 208 मीटर हो गया, उससे भी ज्यादा। जून 2013 में भी दिल्ली में यमुना में पानी का लेवल 207.32 मीटर हो गया था। यह 1978 के रिकॉर्ड स्तर से जरा सा कम था। यमुना का अध्ययन करने वालों ने जो कहा वही हो रहा है। यमुना ने कई हजार साल में अपने बहने का एक मैदान बनाया था। लोगों ने चंद दशकों में वहां अपना घर बना दिया। अब कह रहे हैं कि बाढ़ आ गई, जबकि लोगों ने नदी के मैदान में अपना घर बना लिया था। हर आपदा के साथ एक नई आपदा का जन्म होता है। एक नई आपदा का नाम है मीडिया कवरेज। मीडिया के कवरेज में तरह तरह के बायस पूर्वाग्रह देखे जाते हैं। एंटी मुस्लिम भाव तो रहता ही है,
उसी तरह मीडिया के कवरेज में कई इलाकों की भयंकर तबाही की उपेक्षा की जाती है। प्राकृतिक आपदा का कवरेज या तो नहीं होता है या फिर दिल्ली केंद्रित होकर रह जाता है। दिल्ली के आईटीओ पर पानी भर जाए तो कवरेज शुरू हो जाता है, मगर असम पूरा डूब जाए तो कोई कैमरा नहीं जाता। हरियाणा और पंजाब के हिस्से का भी कोई हाल लेने नहीं जाता, जबकि दिल्ली के करीब है। सारी कोशिशें तुरंत भूलने की होती हैं, कारणों से ध्यान हटाने की होती हैं। मगर इसके बाद भी G20 की धूमधाम के बीच बारिश ने याद दिला दिया कि भारत मंडपम यमुना की गोदी में बना है और अब इस नई इमारत के पास भी अतिवृष्टि से बचने का कोई प्रावधान नहीं है। हम हर बार लाचार नजर आते हैं, आएंगे और हमारी लापरवाहियां इसी तरह पकड़ी जाएंगी। आप विदेशी अखबारों में इस तरह की आपदा का कवरेज देखिए और भारत के अखबारों में देखिए, आपको लगेगा कि अखबार और टीवी देखना आपने अभी तक बंद क्यों नहीं किया है। दिन भर मोदी मोदी देखने से अच्छा है आप अपने पर्स में प्रधानमंत्री का फोटो रखा करें और वही देख लिया करें, जब मन करे तब देख लिया करें। बाकी गोदी मीडिया आप देखना बंद कर दें। कम से कम आप मीडिया को महामारी में बदलने से रोक तो सकते हैं। इस वक्त द रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने जंगलों को लेकर 3 खंडों में जो खोजी रिपोर्ट की है वो गोदी मीडिया का कोई चैनल कर ही नहीं सकता है। कुछ जुनूनी पत्रकार अभी भी लगे हुए हैं, मगर उनकी रिपोर्ट भी राष्ट्रीय चर्चाओं के केंद्र में नहीं पहुंच पाती। इस तरह से हमें आपदा के लिए तैयार किया जाता है कि आने के पहले कुछ भी पता ना हो और आने के बाद भी कुछ पता ना चले। यह है द रिपोर्टर्स कलेक्टिव की वेबसाइट और यह है उन 3 रिपोर्टरों की तस्वीरें। तपस्या, नितिन सेठी, अनूप जॉर्ज फिलिप की रिपोर्ट ने सरकार के उस खेल को उजागर कर दिया है जो नीतियों के नाम पर खेला जाता है। आम जनता जिसे समझ नहीं पाती, मीडिया जिसे बताता नहीं। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि वादा करके भी सरकार नई वन नीति नहीं ला सकी, बल्कि पुरानी वन नीति में ही संशोधन के जरिए ऐसा रास्ता निकाला गया है जिससे जंगलों का संरक्षण कमजोर हो और उद्योगों को ज्यादा फायदा मिले। अब संसद की मंजूरी जरूरी नहीं होगी। प्रोजेक्ट डेवलपर जंगलों का अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकेगा। जंगलों में कॉरपोरेट का घुसना आसान कर दिया गया है। जाहिर है विकास के सपने और रोजगार के आंकड़ों को दिखाकर अब जंगलों की कटाई ज्यादा तेज गति से होगी। इस रिपोर्ट की चर्चा कम है। जंगल कटने लगेंगे तो जलवायु पर और असर पड़ेगा। हमने G20 के समय कोयला उत्पादन और खपत की राजनीति के बारे में बताया था, एक वीडियो बनाया था। लेकिन आप किसी भी एंगल से देखिए, जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए सारे प्रयास खोखले और जुबानी नजर आएंगे। OCCRP की रिपोर्ट केवल अदानी पर नहीं आई थी, इस पर भी रिपोर्ट आई कि वेदांता ग्रुप ने जंगलों का कथित रूप से गलत इस्तेमाल किया है। रिपोर्ट में दावा किया गया कि वेदांता ग्रुप ने कोविड महामारी के दौरान लॉबी करके पर्यावरण संबंधी कानूनों को कमजोर कराने का काम किया। सरकार ने बिना जन भागीदारी के कानूनों में ऐसे बदलाव कर दिए जिससे खनन की प्रक्रिया में कॉरपोरेट को फायदा हो, ऐसा OCCRP ने लिखा है। ऐसी खबरों के पीछे अक्सर बड़े कॉरपोरेट होते हैं, इसलिए भी गोदी मीडिया चुप्पी साध लेता है, क्योंकि एक रिपोर्ट से आपका सामना सरकार के साथ साथ कॉरपोरेट से हो जाता है और ऐसा करना गोदी मीडिया के बस की बात ही नहीं है। वो केवल चाटुकारिता ही श्रेष्ठ तरीके से करने के लिए बच गया है। इस रिपोर्ट में तपस्या और अगमवालिया ने बताया है कि कैसे मॉनसून के शुरू होने के पहले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्र के साथ लॉबी कर 4 नदियों में खनन को जारी रखा। केंद्र ने पर्यावरण नियमों का उल्लंघन करते हुए इसकी अनुमति भी दे दी। खनन करने की मियाद खत्म होने से पहले फरवरी के महीने में धामी ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव से इस बारे में अर्जेंट मीटिंग की। हर साल उत्तराखंड में बाढ़ और बारिश से भारी तबाही आती है। तपस्या और अगम ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि आने वाले मॉनसून के लिए तैयारी करने के बजाय पुष्कर सिंह धामी उस समय खनन में ज्यादा दिलचस्पी दिखा रहे थे। सिर्फ एक नदी में चलने वाले खनन से राज्य को साल में 100 करोड़ की कमाई होती है। इसके मुकाबले अकेले इस साल के मॉनसून में राज्य को 650 करोड़ से अधिक का नुकसान हुआ है। इसके अलावा करीब 70 लोगों की जानें गई हैं। कृषि मामलों के जानकार अब जलवायु परिवर्तन और भारत में किसानों की आत्महत्या को जोड़कर देखते हैं। जिन वर्षों में बारिश कम होती है,
आत्महत्या की संख्या बढ़ जाती है। हम तुरंत ही दिल्ली भूल गए, फिर हिमाचल और उत्तराखंड में तबाही दिखी। हिमाचल भूल गए तो नागपुर में उसका संकेत दिखा। मॉनसून के 90 दिनों में जितनी बारिश होती है, हिमाचल में उससे अधिक बारिश केवल 54 दिनों में हो गई। जुलाई के 21 दिनों में राज्य में 115% अधिक बारिश हुई थी। हिमाचल प्रदेश में 1 जून से 30 सितंबर तक औसत 730 मिलीमीटर बारिश होती है, लेकिन इस बार मॉनसून के शुरुआती 54 दिनों में ही औसत 742 मिलीमीटर बारिश हो गई। अतिवृष्टि का एक ताजा रिसर्च यह भी है कि पिछले 20 वर्षों में गर्मियों के दौरान वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की सक्रियता 2 गुनी हो गई है इसके पहले के 50 साल की तुलना में। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस वो मौसमी प्रक्रिया है जिससे सर्दियों में हिमालय या उत्तर भारत में बारिश होने लग जाती है। अब वो गर्मियों में भी होने लग गई है, जब मॉनसून पहले से सक्रिय हो चुका है। इस मॉनसून में हिमाचल में मरने वालों की संख्या 250 से अधिक बताई जा रही है। राज्य को 12,000 करोड़ से अधिक का नुकसान हुआ है। कर्जा जो है 75,000 करोड़ से अधिक का हो चुका है। बारिश के कारण सैकड़ों सड़कें टूट गईं, कई पुल स्वाहा हो गए, मकान धंस गए, हजारों पेड़ उजड़ गए। जिस तरह से लीबिया और ग्रीस में आपदा के साथ साथ इंसानी भूमिका की बात हो रही है, उसी तरह शिमला में भी हो रही है। यहां के पहाड़ों पर क्षमता से अधिक मकान बना दिए गए हैं। हालत यह हो रही है कि बारिश आती है, मकानों के धंसने और गाड़ियों के बहने के वीडियो वायरल होने लग जाते हैं। इसलिए मैंने कहा कि गोदी मीडिया सूचनाओं को लेकर एक नई प्रकार की आपदा का निर्माण कर रहा है। कारणों की बात ही मत करो, जनता को समझने का मौका मत दो क्या हो रहा है। बस जब तबाही आए तो प्राकृतिक आपदा बचाव दल की नाव पर बैठकर वीडियो बना दो कि राहत व बचाव कार्य बहुत अच्छे से हो रहा है। जब आफत की तैयारी होती है तो खबर नहीं, जब राहत की तैयारी होती है तो कैमरा उसे दिखाकर अपनी ड्यूटी पूरी कर लेता है। उम्मीद है आपने इस वीडियो को पूरा देखा होगा। एक अच्छा दर्शक होना कितना मुश्किल है यह भी समझा होगा। नमस्कार, मैं रविश कुमार।